हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम लोग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 यानी आज तक के सभी करंट अफेयर्स देखेंगे। आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ये हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और अंग्रेजी और क्विज फॉर्म में रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। और हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है क्वेश्चन ऑफ द वीक, यानी इस वीक का हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक है। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते आए हैं तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया है। कि आप जानते हैं कि 10 नवंबर को हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो अब 51वें बनने वाले ऑप्शंस आपके सामने हैं। रमना, दीपक मिश्रा और एस.ए. बोबडे और संजीव खन्ना। जो भी आपको आंसर लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन ऑफ द वीक और ऑप्शन जो भी आपको लगे ABCD से जो भी लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं और पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार, जिसको हम ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के स्थान पर कौन सा खेल रत्न या खेल पुरस्कार स्थापित किया है। तो अब जो है खेल जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसकी जगह पर इसको बंद कर दिया गया है और यहां पर अब शुरू होने जा रहा है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर बताएं कि अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अब नया शुरू होगा। ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हुआ करता था कि 2002 में बंद कर दिया गया था। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते, 10 लाख रुपए। ठीक है, मुझे लगता है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। और अगर बात करें कि ये कहां किसको प्रदान किए जाते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी को प्रदान किए। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो यानी आपको याद रखना है कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम अब बांटे जाए। यहाँ पर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनर अगर 2023 में देखें तो बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनका नाम है मंजूषा कुंवर, ये प्लेयर रहे हैं। और फॉर्मर हॉकी प्लेयर है विनीत कुमार, इनको मिला है 2023 का। और कबड्डी प्लेयर है कविता सेल्वराज। अर्जुन अवार्ड स्टार्ट जो हुए हैं वो 1961 में हुए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच के लिए मिलता है, 1985 में स्टार्ट हुआ था। इसके साथ में हम आपको बता दे रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इसकी स्टार्टिंग जो हुई है 1956 से 56। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की है। यहां पर पहले आंसर लेते हैं। 25 मिलियन की शुरुआत की है, 25 मिलियन। अगर मंत्री बात करें तो अगर हम देखें कि केंद्र में पशु और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है राजीव रंजन। ठीक है, और ये जो हमारा जो 25 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं तो महामारी में क्या क्या आता है, जैसे एक बीमारी है पशुओं में जो होती है जिसे कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। ये जो है इसको हम खुरपका और गलसुआ कहते हैं। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए सरकार ने 25 मिलियंस जो रुपए हैं उसकी परियोजना में खर्चा होगा। और अगर बात करें कि ये जो है बीमारी ये जानवरों में होती है, पशुओं में होती है, खुरपका और इसे मुंहपका भी कहते हैं। तो इंग्लिश में वैसे ही बोलें तो फुट और माउथ डिजीज। याद रखेंगे इस परियोजना के लिए 25 मिलियन। अगला प्रश्न है किस भारतीय को हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो है तातच विश्वनाथ नरेंद्रन। पहले अगर देखें तो सबसे पहले जो थे इस स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष, सबसे पहले फर्स्ट जो अगर बात करें फर्स्ट इसके रहे हैं जिसका नाम था सज्जन जिंदल, ये फर्स्ट रहे। और फिलहाल कौन बने हैं, तातच विश्वनाथ नरेंद्रन। स्टैटिक का पोर्शन हो गया सज्जन जिंदल और फिलहाल के जो हो गए वो तातच विश्वनाथन हो गए। ये दोनों हमने आपको बता दिए। अगर बात करें कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है इसको स्टैब्लिश कब किया गया है तो 1967 में स्टैब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये भी अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है।
तो भारत की रैंक है 176वीं, फिलहाल 176वीं रैंक है। अगर टोटल देखें तो टोटल यहाँ पर 180 देश रहे हैं, जिसमें से 176वीं रैंक आई है, जो कि बहुत ही खराब है। और अगर बात करें सबसे लास्ट कौन सी रही है 180वीं, तो उसका नाम है किरीबाती। तो किरीबाती कंट्री जो है वो सबसे लास्ट में रहा है। भारत हमारा 176 में रहा है, यानी बिल्कुल लगभग लास्ट में है। ठीक है, और इसको किस प्रकार बांटा जाता है, तो प्राकृतिक संरक्षण जो प्रयास हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि किस देश ने प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं, उसी को मिलता है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में रैंकिंग दे दी जाती है। यहाँ पर ये लास्ट रहे। अगर पहले देखें तो फर्स्ट नंबर पर भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे फर्स्ट इंडिया का आपको याद रखना है 176 है। और अगर फर्स्ट की देखें तो फर्स्ट है हमारा, पहले नंबर पर रहा है लग्जमबर्ग, ये पहले नंबर पर रहा है। सेकंड नंबर रहा है एस्टोनिया, जिसकी आप जानते हैं कि कैपिटल है एस्टोनिया की, काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, तल्लिन इसकी कैपिटल है। और थर्ड नंबर पर रहा है, हमने कई बार ज्योग्राफी में पढ़ा है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। उसी में से ये जो डेनमार्क है, इसका ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा जो द्वीप है, जिस पर हिस्सा है, जिस पर कब्जा है, वो डेनमार्क का है। तो वही डेनमार्क थर्ड नंबर पर रहा है। फर्स्ट नंबर पर लग्जमबर्ग, सेकंड नंबर पर एस्टोनिया, थर्ड नंबर पर डेनमार्क। और भारत 176 नंबर पर रहा है। बता चुके हैं कि ये उनको दिया जाता है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए कौन सा देश कितना प्रयास कर रहा है। तो भारत इसमें लगभग लास्ट में है, यानी 176 पर है। लास्ट का भी याद रखिएगा, लास्ट हम आपको बता चुके हैं कि किरीबाती 180वें नंबर पर है। टोटल 180 ही देश शामिल हुए। अगला प्रश्न है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ब्यूटी जो पेजेंट है मिस ग्रांड इंटरनेशनल, ये आपको बताना है। आंसर पहले लेते हैं, रेचेल गुप्ता रही हैं। अब एक बार पिक्चर देख लीजिए, रेचेल गुप्ता जो कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रही है, मीन्स कि भारत की तरफ से जीती पहली भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 6th ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 जीता है? एशिया कप जो जीता है वो जीता गया है फिलहाल अफगानिस्तान ए के द्वारा। देखिएगा यहाँ पर जितनी भी टीम्स है उन टीम्स के बाद ए लग रहा है, तो यहाँ इंडिया ए, अफगानिस्तान ए, नेपाल ए, श्रीलंका ए, तो अफगानिस्तान ए ने इसे जीता है, ये ध्यान रखेंगे। छठे नंबर का है एडिशन, ये आपको पता चल चुका है, छठे नंबर का। ठीक है, अगर बात करें कि इसे कब से स्टार्ट किया गया था, ACC इमर्जिंग टीम एशिया कप 2013 से स्टार्ट किया गया, तो ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। और 2023 में जो विनर रहा है वो पाकिस्तान विनर रहा था, 2023 में पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया को हराकर बना था, तो रनर अप कौन हो जाएगा? रनर अप हमारा रहा था इंडिया ए। तो यहां पर पाकिस्तान ए 2023 में रहा है, और 2024 में आप जानते हैं अफगानिस्तान। दोनों पड़ोसी देश एक एक करके यहां पर दोनों अब विजेता रहे। अफगानिस्तान ए फिलहाल का विजेता है, और पाकिस्तान ए 2023 का विजेता था, इंडिया को हराकर, यानी इंडिया रनर अप रहा था सेकंड, यानी लास्ट में 2023 में। अगर बात करें कि ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप की शुरुआत जो होती है, इवेंट जो फिलहाल हुआ है वो ओमान में हुआ है। इसका छठा एडिशन रहा है, यानी संस्करण जो रहा है वो छठा है। टोटल टीम इन्वॉल्व जो इसमें रही हैं 8 टीमें रही हैं, और फिलहाल ये जीता है। और फर्स्ट टाइटल मिला है अफगानिस्तान को, और इस बार रनर अप रहा है श्रीलंका ए। अफगानिस्तान ए जीता है, श्रीलंका ए इसमें रनर अप यानी हारा है, याद रखेंगे। 2023 के भी हम आपको बता चुके। अब आगे प्रश्न है हमारा 7वां, सांसद तेजस्वी सूर्या ने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है। तेजस्वी सूर्या किस राज्य से सांसद हैं? तो सांसद बताने हैं किस राज्य से हैं, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सांसद के बारे में अक्सर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम आंसर लेते हैं कर्नाटका की ये सांसद हैं, पहली बात। और इस चैलेंज को पूरा करने वाले जो पहले MP हैं, यही MP पहले हैं, ध्यान रखेंगे। और ये आते हैं बेंगलोर साउथ से MP हैं, BJP के MP, युवा MP हैं, और इन्होंने आयरन मैन चैलेंज को जीता है इस बार। देखिए आयरन मैन चैलेंज क्या है, इसमें देखिएगा जितने भी सांसद हैं उन सबको एक प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें कि तैराकी होती है। यहाँ पर बता देते हैं आपको, तैराकी होती है। तैराकी जो है वो टोटल पहला चरण होता है इसमें तैराकी का, जो कि 3.86 किलोमीटर की तैराकी होती है। उसके बाद साइकिलिंग करवाई जाती है, साइकिलिंग काफी दूरी की होती है, और टोटल अगर देखें तो 180 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है। फिर दौड़ करवाई जाती है, दौड़ जो है वो 42.2 किलोमीटर की, बहुत ही टफ मानी जाती है। दुनिया की सबसे टफ माने जाने वाली ये प्रतियोगिता है, जो केवल सांसदों के लिए होती है। और टोटल टाइम जो मिलता है ना वो 17 घंटे मिलते हैं। आप खुद सोचिए
17 घंटे में क्या इतना कर पाना पॉसिबल है? 3.86 किलोमीटर की तैराकी भी करनी है और उसके लिए तैराकी के लिए केवल और केवल 2 घंटे 20 मिनट मिलते हैं, केवल 2 घंटे 20 मिनट। और टोटल ओवरऑल देखें तो बाकी बचे हुए साइकिलिंग और आपके उसके लिए मिल जाते हैं दौड़ के लिए। टोटल आपके 17 घंटे में ये सब काम करना होता है। 42 किलोमीटर का आपको यहाँ पर पैदल चलना है यानी दौड़ लगानी है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है और तैराकी भी करनी है 86 किलोमीटर। भाई यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है ये, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है आयरन मैन चैलेंज। एक बार पिक्चर आपको दिखा देते हैं सांसद का। हम बता चुके हैं कि ये बेंगलोर साउथ से सांसद हैं, इनका नाम आपको पता चल चुका है कर्नाटक, सूर्या नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी किस स्थान शुरू की है? तो पहली बात तो भारत की ये पहली है, क्योंकि एम्बुलेंस आप जानते हैं सड़कों पर चलती है, लेकिन ये पहली ऐसी एम्बुलेंस होगी जो हवा में जाएगी, यानी यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर्स रखे गए। हेलीकॉप्टर्स से कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में है, उत्तराखंड क्षेत्र में, यदि कोई भी क्षेत्र में कोई इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की जाएगी। तो इसे शुरू किया गया है एम्स ऋषिकेश के द्वारा। जानते हैं भारत में कई सारे एम्स हैं, जैसे कि दिल्ली है एम्स, ये ऋषिकेश का एम्स है, एम्स बिहार का है, पटना में एम्स, इस प्रकार और भी एम्स है। तो वही एक हिस्सा आप याद रखिए, यहाँ पर एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में ये पहला ऐसी सेवा शुरू की गई। एक बार इमेज देखेंगे आप, ये है एम्स ऋषिकेश, यहाँ पर ये आपकी सेवा शुरू की गई है। ये जहाज होगा जो कि लोगों को, मरीजों को लेकर के जाएगा, लेकिन है केवल एक ही क्षेत्र के उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला फुटबॉलर को बैलोन डियोर अवार्ड 2024 दिया गया है? 2024 का जो अवार्ड मिला है ये बोनमाती को मिला है। यहाँ पर अगर पूरा नाम देखें तो एंटियाना बोनमाती है, एंटियाना बोनमाती। और सबसे बड़ी बात, ये लगातार दूसरी बार है, तो इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाए, लगातार 2 बार, यानी दूसरी बार लगातार ये जीते हैं। तो ये बोनमाती आप ध्यान रखेंगे। और किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो स्पेन से ये बिलोंग, स्पेन की रहने वाली हैं, जिन्होंने, एक फुटबॉलर है, हमेशा फुटबॉलर्स के नाम जो आप जानते हैं कि फुटबॉलर्स के नाम रोनाल्डो हैं, इन सब के नाम आते हैं, लेकिन ये महिला हैं और महिला भी, वो भी 2 बार जीत चुके हैं, वो भी लगातार, और एंटियाना बोनमाती इनका नाम है। तो ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक बार इमेज देखिए, ये आपका एंटियाना बोनमाती स्पेन की रहने वाली। अगर बैलोन ओडी 2024 अवार्ड विनर्स की देखें तो ये हमारी रोड्री स्पेन, ये मेंस में जीते हैं रोड्री स्पेन, और जो फीमेल है वो एंटियाना बोनमाती स्पेन से ये जीती हैं। कोपा ट्रॉफी है जो कि बेस्ट यंग प्लेयर जो है उन्हें मिला है लेनमाइन यमाल को, स्पेन से है ये। और मेंस कोच ऑफ द ईयर जो है वो कार्लो एंसेंटोलोटी इनको मिला है। यासिन ट्रॉफी जो है गोलकीपर के लिए, ये मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले, इनको मिला। ये भी कुछ फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं, यहाँ से भी आप देखें। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है बैंकिंग के एग्जाम के लिए। और देखिए यहाँ पर ये बैंक भी भारत का सबसे बड़ा ही बैंक है और इस बैंक को यहाँ पर मिला है। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो पहले कभी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 में हुई और उसके बाद 1955 में इसे 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया और इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी इसे सरकार ने खरीदा। ये तो सब आप जानते ही हैं। बैंकिंग के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के किस बैंक को यानी एसबीआई को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखेंगे इस बात को। और अगर बात करें कि वॉशिंगटन डीसी में इसका ये आयोजन किया गया था, जो अवार्ड दिया गया है, और 31वें फंक्शन हुए हैं फिलहाल के, 31वें फंक्शन रहे हैं इस बार के। आप जानते हैं कि चेयरमैन हम आपको करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं, एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो है CS सेट्टी, हम आपको करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व न्याय परियोजना WJP यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? यहां पर भारत का रैंक पूछा जा रहा है। भारत का रैंक है 79, यानी 79वें नंबर पर भारत रहा है। और दुनिया भर में कानून व्यवस्था को, यानी कानून व्यवस्था कैसी है, ऐसे में हमारा भारत 79वें नंबर पर है। वही आप देख रहे हैं इंडेक्सेस एग्जाम में आते ही आते हैं,
बहुत सारे इंडेक्स लॉन्च होते हैं और उन इंडेक्सेस में से एक प्रश्न आपका बनता है, तो चाहे वो अभी हमने आपको बताया हो इंडेक्स हो, चाहे ये हो, सभी आप ध्यान रखेंगे। इंडेक्सेस से ज़्यादा ध्यान दे के आपको जाना है एग्जाम प्रश्न। अब यहाँ पर आपको दिखाएं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर कि आकलन किया जाता है, फिर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो देखिएगा, गवर्नमेंट पावर कितनी है ये पर दिया जाएगा। एब्सेंस ऑफ करप्शन, करप्शन की अनुपस्थिति है या नहीं, इस पर दिया जाता है। और ओपन गवर्नमेंट है कि नहीं, दबाव तो नहीं है। फंडामेंटल राइट लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं कि नहीं, और ऑर्डर एंड सिक्योरिटी कैसी है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट कैसा है, सिविल जो जस्टिस है वो कैसा है, और क्रिमिनल जस्टिस कैसा है। इन्हीं सब चीज़ों को रख करके यहाँ पर आकलन किया जाता है और इंडेक्स प्रोवाइड करवाया जाता है। इस इंडेक्स में देखिएगा हमारा भारत 9th नंबर, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, मतलब काफ़ी पीछे है। अब अगला देखते हैं, युद्ध अभ्यास जिसको गरुड़ शक्ति कहते हैं 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये गरुड़ शक्ति किया गया है। ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, एक बात। दूसरी बात, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ये भी ध्यान रखेंगे। हमारे आसियान जो कंट्री हैं उन्हीं में इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया ध्यान रखेंगे, जकार्ता इंडोनेशिया इसकी मतलब इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर आप जानते हैं कि चैत, आषाढ़, सावन, भादो, इस प्रकार के जो हिंदू कैलेंडर आते हैं, क्योंकि पहला अगर देखें तो 21 मार्च से ये कैलेंडर शुरू होता है। तो 21 मार्च ग्रिगोरियन कैलेंडर, और ये हमारा यहाँ पर जो चैत, आषाढ़, सावन, भादो हिंदी कैलेंडर का 21 मार्च से शुरू होता है। तो यहाँ पर पहले आंसर लेते हैं, कार्तिक में आती है, तो कार्तिक हमारा आंसर हो जाएगा। दीपावली आप जानते हैं कि इस बार 31 अक्टूबर और आपकी 1 अक्टूबर दोनों दिन मनाई गई है। जानते हैं कि भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अपने अयोध्या लौटे, तो उसी खुशी में लोगों ने दीप जला करके इनका स्वागत किया। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे, इस दिन जो पूजा पाठ होता है उसमें महालक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा का कारण कुछ और है, ना कि भगवान श्री राम के वापस आने का। भगवान श्री राम के वापस आने की वजह से तो दीपावली मनाई जाती है, लेकिन जो महालक्ष्मी की जो पूजा होती है वो सतयुग के समय जब आपका समुद्र मंथन किया था, उसी में समुद्र से लक्ष्मी जी जब बाहर निकली, तो लक्ष्मी जी माना जाता है कि वो जब निकली तो वो अमावस्या, ये कार्तिका का जो कार्तिक अमावस्या थी, उसी दिन वो बाहर निकली। उनके उपलक्ष्य में यानी उनको मनाने के लिए ये मनाया जाता है। और ये इत्तेफाक भी है कि जब हमारे श्री राम भारत अयोध्या वापस आए हैं तो वो दिन भी कार्तिक अमावस्या था। तो दोनों साथ साथ में मनाए। आगे इसके बारे में कभी डिटेल से आपको बताएंगे, फिलहाल हम यहाँ पर करंट अफेयर का प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका जो स्थापना दिवस है वो 69वां है, 69 यानी 77वां स्थापना दिवस है। हम इन स्थापना दिवस आप जानते हैं कि इसे छत्तीसगढ़ से अलग करके बनाया गया है मध्य प्रदेश को। उसके बाद फिर 9 नवंबर को बनाया गया और उसके बाद 15 नवंबर को बनाया गया। तो 9 नवंबर को जो बना था वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, और उसके बाद बिहार से बना जो आपका झारखंड है, तो झारखंड जो वो बिहार से अलग होके बना है, वो 15 नवंबर 2000। सारे के सारे 2000 में ही बने। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अयोध्या में दिवाली के दिन एक साथ कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? देखिए, इस बार भी ऐसा हुआ है कि अयोध्या ने खुद अपना ही रिकॉर्ड, पिछली साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस बार जो दीप जलाए गए हैं वो 25,12,585 दिए जलाए गए फिलहाल इस बार। और पिछली बार जो जलाए गए थे वो उस समय का सबसे बड़ा इनका रिकॉर्ड था। आज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर लगातार 7वीं बार, इस बार 7th टाइम है, लगातार 7 बार से अयोध्या अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज्यादा दीप जलाने वाली, एक त्योहार पर दीप जलाने वाली ऐसा शहर बना है अयोध्या। ध्यान रखेंगे, 25,12,585 दिए जलाए गए और 7वीं बार लगातार इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस शहर में गुजरात का सबसे बड़ा अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र शुरू किया जा रहा है? ये आपका जो प्रश्न है, आप इस प्रश्न का हमें जरूर बताएं। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप कमेंट करके इसको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हम आपको जरूर जवाब देंगे। और अगर आपका कोई और सुझाव है तो उसके लिए कमेंट करिए। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए।
अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करेगा फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। सभी जो लेक्चर्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन हो या फिर उनका वीडियो का लिंक हो या फिर पीडीएफ हो, सभी आपको वहीं पर मिलेगा। तो इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर।